दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का या फिर इंडियन पॉलिटी का। तो दोस्तों हमारी इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर व मंत्रिपरिषद। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, मंत्रिपरिषद ये क्या होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद, क्योंकि देखिए यहाँ पे अलग अलग शब्द आपको उनको सुनने को मिलते हैं। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना, इसके अलावा उपमंत्री, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, इसलिए हम पहले समझ लेते हैं कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ठीक, कैबिनेट मंत्री, इन सब में क्या अंतर होता है ना। तो यदि हम बात करें मंत्रिपरिषद की, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम चार प्रकार से इसको समझते हैं। इसके अंतर्गत आता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और यदि हम दूसरी बात करें तो आता है कैबिनेट मंत्री और आता है राज्य मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री, ठीक है, यहाँ पे आज स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, एक होता है, एक और होता है राज्य मंत्री। ठीक है, ये होते हैं अधीनस्थ। ठीक है, एक और आप समझ सकते हैं उपमंत्री। ठीक है, तो होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, एक होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है, एक और होते हैं राज्य मंत्री, इन्हें बोला जाता है अधीनस्थ। ठीक है, और एक होते हैं उपमंत्री, ठीक है, या फिर डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये चार प्रकार से हम मंत्रिपरिषद को समझते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ये सारे मंत्री आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, ठीक है, चाहे राज्य मंत्री अधीनस्थ हो या फिर उपमंत्री हो। ठीक है, ये चारों चीज़ें आ जाती हैं, इनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें, पहला कैबिनेट मंत्री है ना, कैबिनेट मंत्री। तो देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें कैबिनेट मंत्री, तो सबसे पहले आप सुनते होंगे मंत्रिमंडल, है ना, मंत्रिमंडल। ठीक है, तो जो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें जितने भी मंत्री होते हैं उन्हीं को बोला जाता है मंत्रिमंडल। ठीक है, एक बात आप याद रख लें। तो मंत्रिपरिषद अलग चीज़ है, मंत्रिमंडल अलग चीज़ है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल बोला जाता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का अर्थ है ये सम्मिलित रूप से सभी मंत्री मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। एक बात क्लियर हो गई। ठीक है, यदि हम दूसरी बात करें कैबिनेट मंत्री, और एक और बात यहाँ समझ लीजिए, ठीक है, कि जो कैबिनेट मंत्री या फिर मंत्रिमंडल शब्द है, ये पूरे संविधान में इन शब्दों का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, सिवाय आर्टिकल 352। ठीक है, आर्टिकल 352 में क्या है, आपातकाल। ठीक है, तो सिवाय आर्टिकल 352 के अतिरिक्त, ठीक है, मंत्रिमंडल और कैबिनेट मंत्री, ठीक है, इनका जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं मिलता है। ये बात आप नोट डालकर लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम और बात करें दोस्तों कैबिनेट मंत्री की, ठीक है, तो यदि हम बात करें ये इनके अंतर्गत जो मंत्री होते हैं, ठीक है, वो अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। ठीक है, मतलब ये इसके अंतर्गत जो भी मंत्री आएंगे अपने मंत्रालय के प्रमुख होंगे। ठीक है, मंत्रालय के प्रमुख होंगे। और आप देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं। ठीक है, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, ठीक है, रक्षा मंत्रालय हो गया, तो बड़े बड़े मंत्रालय आते हैं कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत। यदि ऐसा बोला जाए तो गलत नहीं होगा कि मतलब यदि आमतौर पर यदि आप सरकार बोलते हैं जो, ठीक है, तो वो कैबिनेट मंत्रालय होता है, मतलब कैबिनेट मंत्री ही होते हैं इसके अंतर्गत, पूरे बड़े बड़े मंत्री आ जाते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें दोस्तों कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत जो ये राज्य मंत्री अधीनस्थ हैं, ठीक है, ये इनके अंतर्गत ही कार्य करते हैं। ठीक है, और उपमंत्री वगैरह भी इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, और एक और बात है कैबिनेट मंत्रियों की, मंत्रिमंडल में सिर्फ मंत्रिमंडल की जो भी बैठक होती है उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। ठीक है, अब अभी हम जब और नीचे के मंत्री पढ़ेंगे तो अच्छे से एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, अब ये क्या होता है राज्य मंत्री, तो देखिए जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं अपने अपने मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है, इनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या है दोस्तों, इनके पास यदि कोई मंत्रालय है, ठीक है, तो उनके खुद ये इसके अंतर्गत जो भी मंत्री होते हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा मंत्रालय उनका होता है। ठीक है, उसी प्रकार से राज्य मंत्रालय भी होते हैं। ठीक है, तो राज्य मंत्री भी अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है। ठीक है, या फिर स्वतंत्र प्रभार होता है उनके पास। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में यदि आप बात करें तकनीकी रूप से तो कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, ये भी अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, राज्य मंत्री भी स्वतंत्र प्रभार वाले अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं।
ठीक है। इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि जो ये मंत्रिमंडल की बैठक होती है, ठीक है, इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं, परंतु जो ये मंत्रिमंडल की बैठक होती है, ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक, इसमें राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है ये भाग नहीं लेते हैं, परंतु बुलाए जाने पर यदि इनको स्पेशल इन्विटेशन दिया जाता है, ठीक है, बुलाए जाने पर ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा अंतर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला अंतर तो ये हो गया कि यदि आप बात करेंगे सबसे ऊपर तो कैबिनेट मंत्री ही होंगे, ठीक है, सबसे ऊपर, और बड़े बड़े मंत्रालय इनके पास ही होते हैं, ठीक है। अब आई मंत्रिमंडल की बात, तो मंत्रिमंडल बोला जाता है कि इनको कैबिनेट मंत्री को, ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही भाग ले सकते हैं, परंतु बुलाए जाने पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें इनके वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं लगभग सब समान होती हैं, ठीक है। तो ये अंतर है राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में। अब तीसरी बात करते हैं हम राज्य मंत्री अधीनस्थ, ठीक है, राज्य मंत्री अधीनस्थ, ठीक है। अब देखिए, राज्य मंत्री जो अधीनस्थ होते हैं, ठीक है, पहली बात तो इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है ना, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार नहीं रहेगा इनके पास, ठीक है। और ये किसके अंडर कार्य करेंगे? कैबिनेट मंत्री के अंदर कार्य करेंगे, ठीक है। तो राज्य मंत्री जो अधीनस्थ होते हैं इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, ठीक है, ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके अंडर कार्य करते हैं, ठीक है। फिर चौथा आता है उपमंत्री, ठीक है। तो उपमंत्री भी यही होता है, इनके पास भी कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता, ये मंत्रिमंडल में भाग नहीं ले सकते हैं। इनका कार्य होता है, जो ये कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, इनके नीचे कार्य करते हैं उपमंत्री। तो बातें क्लियर हो गई। एक बार मैं और रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले देखा कैबिनेट मंत्री या फिर कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, यही वास्तविक प्रधान होते हैं, ठीक है, यदि बोला जाए तो बड़े बड़े मंत्रालय इनके पास होते हैं, ठीक है, इनके पास अपने स्वतंत्र मंत्रालय होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गई प्रमुख बात है। इसके बाद यदि हम बात करें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं, ठीक है, ये भी अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, ठीक है, परंतु ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। परंतु यदि इनको इन्विटेशन आता है, ठीक है, इनको आमंत्रण किया जाता है कि भैया आप बैठक में भाग लीजिए, तो ये भाग ले सकते हैं, ठीक है। और मूल रूप से यदि इनके वेतन भत्ते में, इन दोनों की यदि वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं की बात की जाए तो कोई उतना मौलिक अंतर नहीं है, ठीक है। इसकी बात यदि हम बात करें राष्ट्रीय मंत्री अधीनस्थ की, ठीक है, तो इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है, और उपमंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो अब आशा करता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है, मंत्री परिषद क्या होती है और इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद, ठीक है। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब भी ये सब आएंगे बार बार, मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्री परिषद क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है, उपमंत्री, राज्य मंत्री, तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और यदि आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल अनुच्छेद 74, ठीक है, या फिर आर्टिकल 74। तो दोस्तों आर्टिकल 74 क्या होता है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करेगा, है ना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ, जो कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत हमारा पहला आर्टिकल है, ठीक है। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा क्या लिखा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, ठीक है। जब हमारा मूल संविधान दोस्तों बना था, ठीक है, उस टाइम आर्टिकल 74 में ये बात लिखी गई थी, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान,
ठीक है, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करेगा, ठीक है। परंतु देखिए इतनी बात हो गई। और फिर 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 के द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें एक चीज़ जोड़ दी गई, ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करेगा, ठीक है। मतलब इसके द्वारा बाध्यता जोड़ दी गई, ठीक है। जो ये वाली आप लाइन देख रहे हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करेगा, है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, ये लिखा था मूल संविधान में, ठीक है। परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें बाध्यता जोड़ दी गई कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करेगा, ठीक है, ही कार्य करेगा, बाध्यता जोड़ दी गई, ठीक है। परंतु देखिए दोस्तों, मोरारजी देसाई की सरकार आई, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके बाद इसमें क्या जोड़ दिया गया, ठीक है, बाध्यता जोड़ दी गई। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार ने इसमें क्या जोड़ दिया गया, ठीक है, आर्टिकल सेम तक कुछ चेंजेस किए गए, ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, परंतु जो राष्ट्रपति है, ठीक है, वो उस सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है, सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं ना दोस्तों, ये लास्ट वाली लाइन है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ी चेंजेस हैं, लेकिन ये खास तौर पर जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं और स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं उनको ये बात थोड़ा याद रखनी है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर पूरा रिपीट कर देता हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और वर्तमान में हमारे जो संविधान है उसमें आर्टिकल 74 के अंतर्गत क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो देखिए, जब हमारा संविधान बना मूल रूप से, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा था आर्टिकल 74 में, उसमें लिखा था कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, ठीक है, इतनी बात लिखी थी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें क्या ऐड कर दिया गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करेगा, है ना, ही शब्द जोड़ दिया गया, मतलब एक प्रकार से बाध्यता डाल दी गई कि राष्ट्रपति को ऐसा करना ही होगा, ठीक है। परंतु मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, इसमें और भी इसको जो बाध्यता थी, ठीक है, उसे हटा दिया गया, एक चीज़ जोड़ दी गई कि सलाह पर तो कार्य करेगा, ठीक है, लेकिन सलाह को एक बार जो राष्ट्रपति है वो पुनर्विचार के लिए वापस मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है, ठीक है, तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब वर्तमान में क्या लिखा है वो सुनिए, देखिए, वर्तमान में ये लिखा है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेंगे, ठीक है, या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, ठीक है, और परंतु वह सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पे ऐड आप कर दीजिए, ठीक है। तो ये लिखा है हमारे वर्तमान संविधान के आर्टिकल 74 में। बात क्लियर हो गई, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कब कब ये चेंजेस हुए हैं, थोड़ी चेंजेस हुए हैं, ठीक है। 76 में बाध्यता जोड़ी गई और 78 में पुनर्विचार जोड़ दिया गया, ठीक है, कि सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए, सलाह को एक बार आपको याद रखना है, ठीक है, सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए, सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, तो ये वर्तमान में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 74 आर्टिकल में, ठीक है, एक और बात है जानने वाली है, ठीक है, इसमें एक और चीज़ लिखी है, ठीक है, कि जो मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देगी, ठीक है, सलाह को मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देगी, ठीक है, उसे किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो सलाह दी जा रही है उसे आप किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों चलते हैं आर्टिकल 75, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो आर्टिकल्स अनुच्छेद 75 में लिखा है दोस्तों, 75 में लिखा है, ठीक है, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, ठीक है, उसकी नियुक्ति करेगा,
तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। आर्टिकल 75 में क्या होता है दोस्तों, एक नंबर है इसका, ठीक है, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है, तथा ये बात आपको याद रखनी है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद का जो सदस्य हैं उनको नियुक्त करेगा। ठीक है, अब ये बात, अब इसके अंतर्गत कुछ बात जानने वाली। ठीक है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होता है हमारा, ठीक है, जो पीएम होता है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ नहीं लेता है। आपको एक बात याद रखना है, ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री हो एक मंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। ठीक है, एक बात तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो भी मंत्री शपथ लेंगे, ठीक है, वो हमेशा प्रधानमंत्री की सलाह पर, मतलब जो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा मंत्रिपरिषद को, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही दिलाएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो सिंपल सी बात कहता है आर्टिकल 75 का ए। ठीक है, एक, अब इसका दोस्तों एक ए या फिर एक इसका का है। ठीक है, इसके अंतर्गत इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, ठीक है, जो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या होगी, मंत्री परिषद की संख्या होगी, ठीक है, वो कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। इसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 75 का एक हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 75 का एक के का, ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या है, ठीक है, जो हमारी ये मंत्रिपरिषद थी, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, मंत्रिपरिषद की संख्या, ठीक है, जो हमारे साथ लोकसभा है, ठीक है, तो उसकी कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए टोटल कितनी संख्या होती है, कुल 552 है ना, लोकसभा में 552 सदस्य संख्या होती है। ठीक है, इसका 15% कितना हो गया, इसका यदि आप 15% निकालेंगे, ठीक है, तो करीब कितने सदस्य आते हैं, 83। ठीक है, करीब 83 सदस्य आते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो मंत्रिपरिषद होगा उसमें 83 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे। ऐसा क्यों किया गया, अब इसके पीछे भी कारण जान लीजिए। ठीक है, कि देखिए 2003 से पहले क्या हो रहा था, 2003 का समय था, ठीक है, इससे पहले क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा गठबंधन की सरकारें बन रही थी ना, गठबंधन की सरकारें बन रही थी। अब गठबंधन की सरकारें क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, सरकार बनी, ठीक है, अब सरकार में बहुत सारी पार्टियों के मंत्री हैं, उसमें बहुत सारी पार्टी ऐड हैं। ठीक है, स्पष्ट है किसी पर्टिकुलर पार्टी है उसको बहुमत नहीं मिलता तो गठबंधन की सरकार बनती है ना, और जब गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, ठीक है, तो चूँकि सबको संतुष्ट करना है, ठीक है, तो सबको मंत्री पद देना है, हर पार्टी के मेंबर को मंत्री पद देना है। तो हो क्या रहा था दोस्तों कि मंत्रिपरिषद में 115, 120 है ना, 120, 125 लगभग इतने मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्री बन रहे थे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा थे और इनका काम कुछ नहीं था, बस नाम के लिए दे रहे थे। ठीक है, उनको संतुष्ट करने के लिए दिया जा रहा था। इसलिए आर्टिकल 75 के एक काम में ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये बात जोड़ दी गई। ठीक है, मंत्रिपरिषद की संख्या सिर्फ 15% होगी कुल सदस्यों की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे इसके आर्टिकल है 75। ठीक है, 75(2) देख लेते हैं ना, 75 का 2। ठीक है, इसमें दोस्तों लिखा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। ठीक है, जो मंत्री होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे, है ना। ठीक है, तो आर्टिकल 75 के 2 में लिखा है जो भी मंत्री होंगे, ठीक है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है, यदि पीएम चाहे, ठीक है, यदि प्रधानमंत्री चाहे, ठीक है, किसी मंत्री को बर्खास्त करना चाहे, निकालना चाहे,
तो वो बिल्कुल निकालने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो इस लाइन का यही मतलब निकलता है कि जो भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण कर सकता है, ठीक है। तो यदि प्रधानमंत्री चाहे तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश करके किसी का भी इस्तीफा ले सकता है, ठीक है, ये उसका अधिकार है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे है दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट, ठीक है, 75 का 3। इसमें दोस्तों लिखा गया है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कई एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। ऑप्शन में दे देता है लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, है ना, पीसीएस, ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे है दोस्तों आर्टिकल 74 का, इसमें 4 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, 5 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों 5वें पॉइंट में लिखा है, ठीक है, यदि कोई भी मंत्री, यदि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनना है, ठीक है, और वह दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उसे 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति को लोकसभा में मंत्री बना दिया गया, ठीक है, कोई मतलब लोकसभा नहीं मंत्री बना दिया गया, ठीक है। अब वह दोनों सदन में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उसे 6 माह के भीतर, ठीक है, सदन की सदस्यता लेनी होगी चुनाव लड़के, ठीक है। ये बात आपको याद रखना, ये लिखा है 5 में। इसके अलावा 6 में लिखा गया है कि मंत्रियों के जो वेतन भत्ते होंगे इसका डिसीजन कौन करती है, संसद, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 6वां पॉइंट है ये, आपको याद रखना है 75 का 6, ठीक है। मंत्रियों के वेतन भत्ते, इसका निर्धारण क्या कौन करती है, संसद करते, ठीक है। 2nd अनुसूची में भी इसका जिक्र किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 75(6) में क्या है, मंत्रियों के जो वेतन भत्ते होते हैं, ठीक है, इसका निर्धारण कौन करता है, संसद करती है, ठीक है। और 2nd अनुसूची में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आर्टिकल 75, ठीक है। इसमें मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं, एक बात आपको याद रखना है, ठीक है। मंत्रियों से रिलेटेड जो अन्य उपबंध हैं उनको दिया गया। तो एक बार हम इसको पूरा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। 75 में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए पहले में लिखा गया है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को एक तो पहली बात नियुक्ति करेगा, ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब देखिए पहले में का जोड़ा गया था, ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है, ये जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या होगी, ठीक है, वो कुल सदस्य संख्या का 15% होगी, ठीक है। 15% कहाँ गया, 15% होगी, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से 83 से ज़्यादा मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं हो सकते, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर 75 में सेकेंड जो 2 है, इसमें क्या लिखा गया है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करेंगे, ठीक है। जो भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि यदि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोई भी मंत्री अपना इस्तीफा दे, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश करके उसका इस्तीफा ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा दोस्तों कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक और बात दोस्तों याद रखनी है कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर वो इस्तीफा दे देता है, ठीक है, तो यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या वह इस्तीफा दे देता है तो समस्त रूप से, ठीक है, जितने भी मंत्रिपरिषद में सदस्य हैं, ठीक है, सभी को इस्तीफा देना पड़ता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा 5वां पॉइंट हमने देखा 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी पड़ती है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, ठीक है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया गया है, ठीक है, तो उसे 6 महीने के भीतर सदन की सदस्यता लेनी होगी। इसके अलावा हमने 6वें पॉइंट में देखा दोस्तों मंत्रियों को जो वेतन भत्ते होते हैं, ठीक है, इसका निर्धारण संसद करती है, ठीक है, और 2nd अनुसूची में इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आर्टिकल 75 तक की हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 76, है ना।
तो देखिए दोस्तों आर्टिकल जो 76 है, ठीक है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में दिया गया है, ठीक है, 76 महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी या फिर इसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये चूंकि ये थोड़ी अलग टॉपिक है तो इसको हम अलग से एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। हम चलते हैं अनुच्छेद 77 में, ठीक है, आर्टिकल 77 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फिर एक बार हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 77, ठीक है। तो अनुच्छेद 77 क्या बोलता है दोस्तों, ठीक है, भारत सरकार की जो भी कार्यवाही होंगी, ठीक है, भारत सरकार की जो भी कार्यवाही होंगी, ठीक है, वह राष्ट्रपति के नाम से होंगी, ठीक है। तो आर्टिकल 77 दोस्तों कहता है कि भारत सरकार की जितनी भी कार्यवाही होंगी, ठीक है, वह राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। ये बात आपको याद रखना आर्टिकल 77 में, इसमें कुछ उतना समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। 78 में क्या लिखा है दोस्तों, अनुच्छेद 78 में दोस्तों लिखा है संघ की समस्त, ठीक है, कार्यपालक विधिक व प्रशासन संबंधी जानकारी, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। यदि दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख, ठीक है। ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है, ठीक है, तो आर्टिकल 78। और आर्टिकल 78 में क्या लिखा है कि ठीक है, संघ की जो भी कार्यपालिक, ठीक है, संघ की जो भी मतलब कार्य होंगे, ठीक है, विधिक, चाहे वो विधिक कार्य हो, प्रशासनिक कार्य हो या फिर कार्यपालिक संबंधी कार्य हो, ठीक है, तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देगा। ये बात आपको याद रखनी है आर्टिकल 74 में। और ये प्रधानमंत्री की संवैधानिक कर्तव्य कहलाते हैं, ठीक है, जिनका उल्लेख 78 में किया गया है। इसकी बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, ठीक है, उसको अधिकार है कि वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ठीक है, किसी भी सदन में बोल सकता है, परंतु वोट देने का अधिकार उसको उसी सदन में होगा, ठीक है, जिस सदन का वो सदस्य है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ बातें हैं, ठीक है, और भी कुछ बातें हैं। देखिए कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं इसके अलावा, ठीक है, आर्टिकल 78 तक ही था प्रधानमंत्री के अंतर्गत, और कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो फैक्ट की यदि हम बात करें प्रधानमंत्री की दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, पहली बात आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करें प्रधानमंत्री, ठीक है, जो अंतर्जातीय परिषद होती है, ठीक है, उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसकी बात यदि और भी हम कुछ फैक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल यदि किसी प्रधानमंत्री का रहा है तो वो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनका कार्यकाल था दोस्तों 16 वर्ष 9 महीने और 13 दिन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल अभी तक रहा है किसी प्रधानमंत्री का, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। लगभग 3 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए और चौथा कार्यकाल जब इनका चल रहा था तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और यदि हम बात करें एक कार्यकाल में सबसे कम, मतलब यदि एक जो 5 वर्ष का वो हमारा कार्यकाल होता है, ठीक है, उसमें सबसे कम यदि किसी का रहा है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी 14 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे एक कार्यकाल में, आपको याद रखना है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, जवाहरलाल नेहरू का, और एक कार्यकाल में सबसे ज़्यादा कम किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और फैक्ट है कि कैबिनेट मंत्री के रूप में सबसे यदि किसी मंत्री का लंबा कार्यकाल रहा है तो उनका नाम है जगजीवन दास, ठीक है, जगजीवन राम, ठीक है। ये लगभग कितने 34 वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री के रूप में सबसे लंबा किसी का कार्यकाल है तो वो है जगजीवन राम, लगभग 34 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे, ठीक है।
कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको बात याद रखनी है, ठीक है, इंदिरा गांधी हो गई, ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक है, और मनमोहन सिंह। ठीक है, ये दो मुख्य आपने प्रधानमंत्री सुने होंगे। ये ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्य थे, आपको याद रखना है। ठीक है, ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे जब प्रधानमंत्री बने, ये राज्यसभा से सदस्य थे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने फैक्ट बता दी जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, जो आज का हमारा टॉपिक था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है, इसका उल्लेख मेन जो चीज़ें हैं, ठीक है, 74 से लेकर आर्टिकल 78 तक ही इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो एक बार दोस्तों हम रिवीजन कर लें। ठीक है, इसके बाद हम आज का जो टॉपिक है उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 74 में हमने पढ़ा, ठीक है, कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये मूल संविधान में लिखा था, इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें हमने और क्या चर्चा करी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें बाध्यता ऐड कर दी गई। ठीक है, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करेगा। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या पुनर्विचार शब्द जोड़ दिया गया कि ठीक है, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, परंतु सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 74 हो गया। आर्टिकल 75 में अन्य जो मंत्रियों के उपबंध हैं वो दिए गए हैं। तो पहले में लिखा गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है, तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। ठीक है, एक काम में हमने देखा, ठीक है, कि इसमें 15% फिक्स कर दी गई जो मंत्रिपरिषद की संख्या है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा में हमने देखा मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। ठीक है, जो भी मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद को धारण करेंगे। इसका मतलब ये है कि यदि प्रधानमंत्री चाहे किसी को पद से हटाना है, उसका इस्तीफा लेना है, तो वो सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, मंत्रिपरिषद लोकसभा सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी पड़ेगी। यदि कोई भी सदस्य मंत्री बनता है मंत्रिपरिषद का और वो सदस्य नहीं है दोनों सदनों में से किसी का, ठीक है, तो उससे 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये होगा पाँचवा। और छठवां पॉइंट हमने देखा था, जो भी मंत्रियों के वेतन भत्ते होते हैं इसका निर्धारण कौन करती है, संसद करती है विधि द्वारा, और दूसरी अनुसूची में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 77 में हमने देखा कि भारत सरकार की जो भी कार्यवाही होंगी वह राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। ठीक है, ये की गई जो भी कार्यवाही होंगी वो राष्ट्रपति के नाम से होंगी। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 78 में हमने देखा दोस्तों, संघ की समस्त कार्यपालिका, विधिक और प्रशासनिक संबंधी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। मतलब जो भी काम चल रहे हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि इसकी जानकारी वह राष्ट्रपति को दे। ठीक है, और ये इसे क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री की संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वो ये जानकारी राष्ट्रपति को दे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ हमने फैक्ट देखे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो भी बातें दी गई थी, ठीक है, अनुच्छेद के अंतर्गत, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।